सो स्टूडेंट्स, वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वॉइस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जब हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, हमारे फोकस में सब्जेक्ट होता है यानी डूअर ऑफ द एक्शन, तो हम लोग एक्टिव वॉइस में लिखते हैं सेंटेंस को। और जब रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट हमारे फोकस में होता है तो हम लोग पैसिव वॉइस में लिखते हैं सेंटेंस। तो एक्टिव और पैसिव का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखें या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ वैसे वर्ब का ही हम लोग एक्टिव पैसिव बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव हो। इट मीन्स उस वर्ब का जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ उसी को हम लोग पैसिव में बना सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम लोग एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, ट्रांजिटिव का भी और इंट्रांजिटिव का भी। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं। नॉर्मली किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि आप टेंस वाइज बनाइए, पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और टेंस वाइज बनाने में आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि हमारे पास 12 टेंसेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का ही हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव बनाते हैं। बाकी मीनिंगलेस होता है या मीनिंगफुल नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप बना 12 टेंस का सकते हैं। यूज किसी चीज का होता है, किसी का नहीं होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पार्ट से कि हम लोग एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव में कब होता है और पैसिव में कब होता है। जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक्टिव में, और जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पैसिव में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद सीखेंगे अगर ऑलरेडी पैसिव में है तो उसको वापस एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले आप सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिसको लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसके बाद मेन वर्ब्स होते हैं, और तब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं इन 4 चीजों पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमें जब एक्टिव से पैसिव में बदलना होगा सेंटेंस को तो सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से मतलब होगा हमारा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि बीच में कोई एडवर्ब आ जाए, कोई अदर वर्ड आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले कुछ आ जाए तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, हमें जब भी एक्टिव से पैसिव बदलना है तो हमें 4 चीजों की पहचान होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? अगर आप एक्टिव से पैसिव बदलना सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब के 5 फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए। एक होता है V1, एक होता है V2, V3, एक होता है V4 और एक होता है V5। V1 जिसे हम लोग प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, V2 होता है आपका पास्ट फॉर्म, V3 आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और V5 होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर, ये होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर। क्यों, कुछ बेसिक बातें इसके बारे में हम लोग समझ लें कि V1 जो होता है वो नॉर्मली अकेले आता है, मतलब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब वो प्रेजेंट में आता है। जब वो फ्यूचर टेंस में आता है तो उसके पहले विल से लगा होता है, अदरवाइज V1 जो होता है वो नॉर्मली अकेले आता है। तो जब भी आप V1 की बात करेंगे तो शायद वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिले, नेगेटिव और इंटरोगेटिव छोड़ के। V2 तो बिल्कुल अकेले आता है। जब भी सेंटेंस का मेन वर्ब V2 होगा आपको कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन V3 और V4 ये दो ऐसे फॉर्म्स हैं जो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं। और फाइनली आपका जो V5 है ये खुद V1 का सिंगुलर फॉर्म होता है जिसमें हम लोग S या ES देखते हैं। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि V2 फॉर्म और V5 फॉर्म हमेशा अकेले आएंगे, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। V1 फॉर्म नॉर्मली अकेले आते हैं,
जरूरत पड़ने पर वो डू डज डिड के बाद, विल शैल के बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद और टू के बाद आ सकता है, तब वो इन्फिनिटिव कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। बदलते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि V3 और V4 यानी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म नॉर्मली ED लगा होता है या अदर तरीके से बनाए जाते हैं। तो जब भी हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना हो, हमें वर्ब के पांचों फॉर्म्स पहचानने आना चाहिए। अगर आप वर्ब्स के पांचों फॉर्म पहचानते हैं या किसी भी वर्ब के पांचों फॉर्म को जानते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। बिना किसी रूल्स के, बिना किसी टेंस के ज्ञान के भी आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर हमें बताया जाता है कि अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। आप वर्ब्स और उसके फॉर्म्स को जानते रहेंगे तो आप एक्टिव और पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जिसकी 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, ये हमेशा अकेले आते हैं, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। V1 अकेले भी आते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी आते हैं, और V3 और V4 हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। V3 जो होता है वो टू हैव वर्ब के साथ आता है। टू हैव वर्ब का मतलब हो गया हैव एज, हैड, और V4 जो है वो टू बी वर्ब के साथ आता है। V4 जो होता है वो टू बी वर्ब के साथ आता है। इसका मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। ये दोनों अकेले आएंगे और ये अकेले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दे पर कि हमें एक्टिव से पैसिव जब बदलना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक्टिव सेंटेंसेज में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ होता है, सबसे शुरू में, और ऑब्जेक्ट होता है हमारा लास्ट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम लोग पैसिव से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है वो इधर चला आता है और ये जो पार्ट है वो इधर चला जाता है बाय रूल। ठीक है, देखिए, तो ये मेरा चला जाएगा यहां और ये चलाएगा आपका यहां पर। ठीक है, देखिए, तो ऑब्जेक्ट चलाएगा आपका कहां, शुरू में, और सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, इधर। ठीक है, सब्जेक्ट कहां चला गया, ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट कहां चला आया, सब्जेक्ट वाली प्लेस पर। अब एक चीज समझिए कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो इसका केस चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, केस चेंज हो जाता है। अगर ये नाउन रहा तब तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन अगर ये प्रोनाउन रहा तो हमारा केस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, जरा देखिएगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई होता है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने के बाद क्या बन जाता है, मी, और मी उधर से अगर इधर आता है तो क्या बन जाता है, आई। उसी तरीके से अगर यहां वी हो तो ये जब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो अस, और अस होता है वहां पे तो वापस आता है तो वी। इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा यू, जो कि बिल्कुल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम होता है। इसके बाद नंबर आता है ही इधर जाता है तो हिम, और हिम उधर से इधर आता है तो ही। इसके बाद नंबर आता है शी, ये इधर से इधर जाता है तो हर, और हर उधर से इधर आता है तो। ठीक है, एक बात आपको याद रखना होगा कि हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों होता है। ठीक है, तो अगर अकेले हर होगा तो ही इधर आएगा तो शी होगा। अगर गलती से हर के साथ नाउन लगा हो, हर ब्रदर, हर सिस्टर, तो आपको पूरा का पूरा उठा के लेके आना होगा। ये नहीं कि हर को उठा के लेके ऐसी कर दिए और ब्रदर सिस्टर को वहीं छोड़ दिए। तब आपको इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक केस का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है इट का, इट भी बिल्कुल सेम रहता है दोनों तरफ। और इसके बाद नंबर आता है दे का, ये इस तरफ जाके देम, और देम उधर से इधर आके दे हो जाता है। ये आपके प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह अगर अपना प्लेस चेंज करते हैं। आप ऐसे समझिए ना कि जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट में दो बैट्समैन खेल रहे होते हैं, किधर एक किधर। ये मान लीजिए इधर से बॉलिंग हो रहा है तो ये स्ट्राइक एंड वाला है और ये नॉन स्ट्राइक एंड वाला है। तो नॉन स्ट्राइक एंड वाला भी इक्वली बैटिंग करने में सक्षम होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बॉलर जब इधर से बॉल लेके आया और इसने यहीं से पलट के कहा उतना दूर बॉल का फेंको, वो यहीं से मार देते हैं। उस उधर क्यों बॉल फेंक रहा हो, यहीं से मार देता है। ऐसा तो नहीं होता है, ये कुछ नहीं करता, ये साइलेंट मोड में रहता है। सिर्फ इसका काम होता है रन लेके इधर आना। तो जब बॉलर बॉल करता है तो ये वाला बैट्समैन हिट करता है, लेकिन जैसे ही ये प्लेस चेंज करके ये यहां चला आता है और ये प्लेस चेंज करके यहां चला आता है, तो अब ये पैसिव रोल में था, अब ये एक्टिव रोल में हो जाएगा, और ये जो भी एक्टिव रोल में था वो पैसिव रोल में हो जाएगा। मतलब अभी तक ये बैट भांज रहा था और ये चुपचाप बैट लेके खड़ा था, लेकिन जैसे ही इसने सिंगल लेके अपने प्लेस को क्या किया, मार्क को चेंज किया, अपने स्ट्राइक को चेंज किया, अब ये वापस अपने ओरिजिनल रोल में आ जाएगा। तब तक ये
इत्मीनान से अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तो उसी तरीके से ये जब यहाँ चले जाते हैं तो इस रोल में, और ये वापस इधर आते हैं तो इस रोल में हो जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह बदलते हैं, प्रोनाउंस अगर अपनी जगह बदलते हैं, तो यहाँ से स्ट्राइक से यहाँ जाने पर, यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने पर ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आने पर सब्जेक्टिव केस में, यानी नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये तो था पहला बेसिक बात। नाउन्स होते हैं तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। एक और चीज होता है क्या, कि जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ प्रीपोजिशंस ऐड कर दिए जाते हैं, एजेंट दिखाने के लिए कि जो मेरा सब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट नहीं एजेंट का काम कर रहा है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं बाई, लेकिन ये हमेशा बाई नहीं होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। ठीक है, कुछ वर्ब के साथ आप टू लगाते हैं, किसी के साथ एट लगाते हैं, किसी के साथ इन लगाते हैं, किसी के साथ विथ लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे जहां बाई की जगह पर हम इनमें से किसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन से वर्ब्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है। फिलहाल ये समझिए कि कॉमन सबसे है बाई, कि जब कोई एक्शन होता है और हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह एजेंट के रूप में लिखते हैं तो नॉर्मल जो सबसे कॉमन प्रीपोजिशन है वो है बाई। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम इसके पहले। अब देखिए, अभी जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है ये कायदे से किसके हिसाब से होता है, इसके हिसाब से, और ये मेन वर्ब होता है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से होता है ना। अब देखिए, तो सब्जेक्ट अगर ये मान लीजिए सपोज करिए कि ये सिंगुलर रहा होगा और ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहा होगा, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा वो सिंगुलर रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहां चलाया, अब ये जब नीचे उतरेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, नीचे उतरेगा। अब ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक, सपोज करिएगा कि पहले आई रहा होगा तो यह इसके अनुसार एम लगा होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रहा होगा, हिम। तो जब ये हिम यहां से यहां आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ही। अब ये जब एम उतरेगा इसके अनुसार तो ये क्या बन जाएगा, इज। यानी कि फिलहाल जो है ये आई के अनुसार एम था और यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या था, हिम। अब ये हिम जब यहां इसे यहां आया तो ही बन गया। अब इसके अनुसार हमने क्या यूज कर दिया, इज। समझ में आ रही है बात। तो अभी जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब नीचे उतरेगा ये ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज एम आर आपस में चेंज हो जाते हैं, वाज वर आपस में चेंज हो जाते हैं, हैव हैज आपस में चेंज हो जाते हैं, विल शैल आपस में चेंज हो जाते हैं। मॉडल वर्ब्स में इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब्स सारे सब्जेक्ट, ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो सबके साथ लगते हैं, जैसे हैड, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो बदलते हैं सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे विल शैल बदल जाता है, इज एम आर बदल जाता है, वाज वर बदल जाता है, हैव हैज बदल जाता है, तो उसको बदल देंगे। जो नहीं बदलते हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है तो सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल इसका केस चेंज हो जाता है। फिलहाल ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और ये सब्जेक्टिव केस में। जब ये जाएगा यहां पे तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और ये सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। जब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहां पे एक बाई लगेगा एजेंट के लिए। अब जो असली चीज आपको सीखना है, जो कि आपको टेंस वाले झंझट से मुक्त कर देगा, वो होगा आपका मेन वर्ब। इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बी प्लस V3। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बी प्लस V3। ठीक है, यानी मेन वर्ब यहां जिस भी फॉर्म में होगा उस फॉर्म में हम बी वर्ब को लिखेंगे और इस मेन वर्ब को हम लोग लिख देंगे V3 फॉर्म में। एक एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए मेन वर्ब आपका V4 यानी कि ING फॉर्म में है, तो बी वर्ब आपका ING फॉर्म में चला जाएगा, इस फॉर्म में, और ये वाला जो वर्ब है वो इस फॉर्म में चेंज, V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने लिखा है ना प्लेइंग, तो देखिए मेन वर्ब आपका है प्ले और फॉर्म आपका क्या है, ING। तो प्ले को हटा के यहां कर देंगे क्या, बी, हो जाएगा बी, और प्ले जो था वो इधर बगल में चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लेड। ठीक है, तो यही आपको सीखना है असली, कि जो आपका मेन वर्ब है वो चेंज होके बी प्लस V3 हो जाएगा। कल मैंने आप लोग को बताया था कि पैसिव का जो मेन मुद्दा होता है वो यही होता है कि वर्ब उसका जो होगा हमेशा बी प्लस V3 फॉर्म में होगा, और इसके लिए आपको बी वर्ब के सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बी वर्ब के सारे फॉर्म्स। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं बी वर्ब के फॉर्म से आप लोगों को थोड़ा परिचित करा देता हूं। देखिए बी वर्ब का V1 फॉर्म होता है BMR। बी वर्ब का V1 फॉर्म क्या होता है, BMR। V2 फॉर्म होता है वाज वर, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, V3 फॉर्म होता है बीन।
V4 फॉर्म होता है आपका बीइंग और V5 फॉर्म होता है इज। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये आपका क्या है जी, V1 फॉर्म है। कायदे से B एक इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन मैंने V1 में इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 + B1 ही तो होता है, तो 2B। ये आपका क्या हुआ जी, V2 फॉर्म। ये आपका हो गया V3 फॉर्म, ये आपका हो गया V4 फॉर्म, और ये आपका हो गया V5 फॉर्म। ये ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर आपका यहां पे मेन वर्ब V1 में होगा तो वो BMR या इज लिखा जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ये V2 में होगा तो बी वर्ब आपका वाजवर लिखा जाएगा, अगर ये V3 में होगा तो बी वर्ब आपका बीन लिखा जाएगा, अगर ये V4 होगा तो बीइंग लिखा जाएगा, अगर ये V5 होगा तो इज या इज एम आर लिखा जाएगा, क्योंकि V1 V5 दोनों तो वो सेम ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी मैं आप लोगों को इसी बेस पर आगे लेके चलूंगा। ठीक है, कि बी वर्ब के सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं तो बिना बी वर्ब की जानकारी के आपका काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं इसको मिटा देता हूं और एक एक करके फॉर्म वाइज मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, अगर आपका ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेन वर्ब अगर आपका V1 या V5 में होगा, किस में होगा, V1 या V5 में, तो इसको हम लोग जब चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, यहां पे बी वर्ब का V1 या V5 और यहां पे ये वाला वर्ब V3 में चला आएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका इज एम आर, और ये जो V1 V5 है ये V3 में हो जाएगा। ये ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखिए कि एग्जांपल लिखते हैं। अगर आपका वर्ब प्ले या प्लेज है, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा तुम्हें इज एम आर और प्लेड। ठीक है, तो अगर ये V1 या V5 में रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो आप वर्ब ये लिखा है आपने, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका बी वर्ब का V1 या V5 है, और ये मेन वर्ब आपका किस में चला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसिव में बी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है, और जो एक्शन बताने वाला वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए एक समझ गए आप लोग। अगर अब मैं इसको यहां से चेंज करके यहां पे V2 लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा मैंने V2, ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है वाजवर, किस में चेंज हो जाता है, वाजवर प्लस V3, वाजवर प्लस V3। अब जरा गौर करिए, ये आपका हो गया, ये चलाएगा V3 में, और बी वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, राइट का V2 यूज करता हूं, रोट। मैं राइट का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि प्ले का यूज करता तो कंफ्यूज होते आप, प्ले का V2 और V3 सेम होता है, तो अगर वो अकेले आएगा तो V2 और हैव के बाद आता है तो V3 होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। देखिए, तो राइट का V2 क्या हो गया, रोट। अब जरा गौर करिए, क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे वाज या वर और रिटर्न, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, मेन वर्ब की जगह इसको यूज किया और इसे हम लोगों ने V3 में चेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। ठीक है, अगर मैं यहां पे V2 की जगह क्या लिखूं, V3 लिखूं, क्या लिखूं, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बीन, जो कि बी वर्ब का क्या होता है, V3 होता है, और ये V3 अगेन यहां पे लिख दिया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग अगर एक वर्ब ले लेते हैं रिटर्न, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बीन और तब रिटर्न। इट मीन्स कि अगर हमारा जो वर्ब है वो V1 या V5 में होता है तो इज एम आर प्लस V3,
V2 में होता है तो वाज वर्ब प्लस V3, और V3 में होता है तो बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। इसके बाद नंबर आता है V4 का। इसके बाद नंबर आता है V4 का। देखिए, अगर वर्ब फोर्थ फॉर्म में हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी वर्ब का V4 बीइंग, नॉर्मली सब में आईएनजी लगता है, और ये वर्ब V3 में किसमें चेंज हो जाएगा, V3 में। चलिए, तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, जैसे प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीइंग प्लेड। मैं अभी समझा दे रहा हूं, फिर मैंने लाइन से लिख दूंगा सारा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो V1 V5 एक साथ हमने लिखा, फिर हमने V2 लिखा, फिर V3 लिखा और V4 लिखा, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मली तो सारे वर्ब फॉर्म हो गए, लेकिन दो चीजें आपको जाननी जरूरी है कि अगर आपका वर्ब 2 प्लस V1 फॉर्म में या मॉडल वर्ब के साथ आएगा तो क्या होगा, जीरंड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा तो क्या होगा। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। अब देखिए, अगर आपका वर्ब 2 प्लस V1 फॉर्म में आए, किस फॉर्म में आए, 2 प्लस V1। एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग पैसिव सिर्फ उसी वर्ब का बनाते हैं जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो। कई बार सेंटेंस में आपको एक से ज्यादा वर्ब्स मिलेंगे, पहला वर्ब हो सकता है इंट्रांजिटिव मिले और दूसरा वर्ब ट्रांजिटिव मिले, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, तो यहां गोइंग के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट किसके पास है, बाई के पास, और बाई किस फॉर्म में है, 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1 है तो उसको हम लोग उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग टू बी, क्या लिखते हैं, टू बी, और इस वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, V3 में। जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया टू बाई, चलिए इसी को मैं लिख देता हूं टू बाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू बी और बॉट, टू बी बॉट। मतलब ये कि जब आपका वर्ब 2 प्लस V1 फॉर्म में होगा तो बी वर्ब आपका क्या हो जाएगा, टू बी और बॉट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसके बाद नंबर आता है मॉडल वर्ब्स का, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ भी जो कहानी है वो भी आप लोग समझ लीजिए। मॉडल वर्ब्स डायरेक्ट अपने साथ V1 ले सकते हैं, बी वर्ब के साथ ले सकते हैं और हैव वर्ब के साथ ले सकते हैं। अगर आपका वर्ब मॉडल हो और उसके बाद V1 का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा याद रखिए, मॉडल वर्ब्स अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 को हम लोग फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और अगर कहीं किसी कारणवश इस 2 को रिमूव कर दिया जाए तो इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे लेट और मेक के साथ हम लोग यूज करते हैं, लेट मी गो, ही मेड मी लाफ। तो जब हम लोग बेयर इन्फिनिटिव की बात करते हैं मतलब ये 2 उसके साथ नहीं होता है, लेकिन वो जो वर्ब होता है वो बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह ही बिहेव करता है। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहां हम लोग लिखते हैं उसी मॉडल वर्ब को, उसके बाद लिखते हैं बी, यानी बी जो है बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म है विदाउट 2, और ये जो V1 है वो आपका V3 में चेंज हो जाता है। जैसे कैन प्ले, अगर आपका वर्ब है कैन प्ले तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, कैन का तो कैन ही लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे बी, कैन बी, और इस प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। अगर विल प्ले होता है तो विल बी प्लेड, शुड प्ले होगा तो शुड बी प्लेड, ठीक है। ये तो रही बात मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आने वाले वर्ब की। लेकिन कई बार क्या होता है, मॉडल वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव हैज नहीं आता है, हैव आता है, और बी वर्ब भी आते हैं। देखिए, अगर हम लोग मॉडल वर्ब को डायरेक्टली ना यूज करके इसके साथ हैव वगैरह का यूज करते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा मॉडल प्लस हैव और तब लिखा V3। अब देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं सोचना है, मेन वर्ब तो आपका V3 फॉर्म में है ना, बोलिए, मेन वर्ब तो V3 फॉर्म में है, इसको हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। और V3 का जो करते हैं वो जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि V3 को हम लोग किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस V3 में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल हैव, और ये V3 किस में चेंज हो जाता है, बीन प्लस V3 में। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो जैसे हमने कैन लिखा था, तो अगर सपोज करिए मैंने कहा कुड हैव बॉट,
कुड हैव बॉट, ठीक है। तो मॉडल वर्ब हो गया कुड, ये हो गया हैव और ये हो गया आपका V3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बीन बॉट, बीन बॉट। समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास जो भी वर्ब हो, हमें हमेशा फोकस मेन वर्ब के ऊपर बना के रखना है। मेन वर्ब हमारा जिस फॉर्म में होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बी वर्ब लिखेंगे और उस मेन वर्ब को किस में चेंज कर दिया जाएगा, V3 फॉर्म में। किस में चेंज कर दिया जाएगा, V3 फॉर्म में। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए, आपको अभी तक मैंने जो भी बताया इसमें कहीं भी मैंने आपको ये नहीं कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या किसी भी टेंस का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। मॉडल के साथ हैव का मैंने बता दिया, तो मॉडल के साथ बी का भी बता दिया जाए लगे हाथ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अगर मॉडल वर्ब हो, इसके बाद बी वर्ब आया हो और इसके बाद V4 आया हो, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमें हमेशा सिर्फ मेन वर्ब पर ध्यान देना है, इसको तो छूना ही नहीं है। तो मॉडल वर्ब तो एज इट इज लिख देते हैं और इसके साथ वाला बी वर्ब भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे। V4 किस में चेंज हो जाता है जी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें, बीइंग, और V4 हो जाता है आपका V3। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई कहता है कि नहीं बन सकता है, ऐसा सत्य नहीं है, हम लोग बना सकते हैं। विल बी प्लेइंग, ठीक है, विल बी प्लेइंग। तो विल बी प्लेइंग को तो हम लोग एज इट इज विल बी लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, बीइंग। देखिए, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बी वर्ब के बाद फिर बी वर्ब, तो भाई इज एम आर के बाद बी वर्ब नहीं लगाते हम लोग, ही इज बीइंग टॉट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग इज एम आर के बाद लगा सकते हैं तो बी के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका वो लगभग सारा वर्ब फॉर्म, ठीक है। आपको कई बार वर्ब जो है ना नॉन फाइनाइट सेंस में भी मिलेंगे, ठीक है। नॉन फाइनाइट का मतलब हो गया जीरंट फॉर्म में या पार्टिसिपल फॉर्म में, ठीक है। तो जब आपका पार्टिसिपल फॉर्म वगैरह होता है तो हम लोग उसको भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा केवल प्लेइंग मिल गया आपको लिखा हुआ, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, केवल रिटेन मिल गया आपको, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, ये नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, तो भी काम वही करना है तो ये V4 फॉर्म है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, बीइंग प्लेड, और इसको क्या लिखेंगे, बीन रिटेन। तो अगर ये पार्टिसिपल फॉर्म में भी मिलेगा तो भी, हाँ, थोड़े हाई लेवल के जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि सेंटेंस जो है ना वो नॉन फाइनाइट से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब सिंथेसिस एनालिसिस जब आपको पढ़ाया जाता है तो एनालिसिस में सेंटेंस को हम लोग तोड़ देते हैं और सिंथेसिस में सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ज्यादातर टाइम जो सिंथेसिस होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के थ्रू ही होता है। तो जब नॉन फाइनाइट फॉर्म के वर्ब जुड़ते हैं तो अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो नॉर्मली जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसिव में बदलने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर वो V4 होगा यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो उसको हम लोग बीइंग प्लस V3 से, और पास्ट पार्टिसिपल होगा तो बीन प्लस V3 से। तो आपको एक चीज दिमाग में रखिए, चाहे फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट, इन 5 के अलावा कोई छठवां रूप नहीं होता है वर्ब का। तो जो आप अगर 5 रूप को बदलना जानते हैं, और रूप बदलते किस प्रकार से, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ही ना रह जाए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक चीज बताइए, सपोज करिए कि एक व्यक्ति अपने घर में, उसके घर में मान लीजिए 8-10 कमरे हैं, मेन दरवाजा है, अंदर दरवाजे हैं, ताले लगा के और कहीं चला जाता है। वापस आते समय उस व्यक्ति का जो चाबियों का गुच्छा होता है वो गुम हो जाता है। तो जब वो वापस आता है तो अब मजबूर होकर वो कहाँ जाता है, चाबी बनाने वाले के पास। तो क्या चाबी बनाने वाले के पास उसके घर के ताले की चाबी पहले से होती है? नहीं ना। चाबी बनाने वाले के पास छोटे बड़े लोहे के टुकड़े होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करता है, चाबियां बनाता है, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति आता है तो वो हर ताले में उसके साइज के अकॉर्डिंग लोहा लगाता है और उसके मार्क्स के अनुसार क्या करता है, चाबी बना के, और हर ताले की चाबी बना के दे देता है। अब जरा गौर करिएगा, क्या एक ही चाबी से फिर सारे ताले खुल जाते हैं? नहीं ना। हर ताले के आकार के अनुसार उसको चाबी बनानी पड़ती है और हर ताले के लिए वो लोग, लेकिन लोहा तो वो कॉमन ही यूज करता है ना जो उसके पास रखा हुआ होता है। तो आप ऐसे ही मानिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो जो हमारा मेन वर्ब होता है वो उस चाबियों के गुच्छे की तरह होता है जो खो जाता है। खो जाने का मतलब वो थर्ड फॉर्म में चला गया। तो जैसे ही वो थर्ड फॉर्म में चला गया तो उसका जो वर्क कर रहा था, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया प्लेइंग, मैंने कहा कि जैसे ही हमने पैसिव की बात की ये प्लेइंग चेंज हो गया प्लेड। अब जरा गौर करिएगा कि जो काम प्लेइंग कर रहा होगा वो काम प्लेड तो कर नहीं सकता है। प्लेइंग कंटिन्यूटी दिखाता है
और जबकि प्लेड जो है वो कंटिन्यूटी नहीं दिखाता, वो फिनिश्ड एक्शन दिखाता है। आई एम प्लेइंग तो मैं खेल रहा हूं, और आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूं। इट मीन्स एक में एक्शन कंटिन्यू है और एक में एक्शन क्या है, फिनिश हो चुका है। अब आप यहीं पे जरा ध्यान से देखिएगा कि जो काम V4 कर रहा था वो V3 नहीं कर सकता है, तो जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, V3 में, तो इसकी तो जगह खाली हो गई ना। ये वो चाबियों का गुच्छा है जो खो चुका है। तो इस ताले को खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे उसी ING फॉर्म यानी उसी ताले के साइज की एक चाबी चाहिए। यानी प्ले उठ के चला गया है इसमें, ये ताला तो वहीं पे है, तो इसके लिए मुझे वो लोहा चाहिए जो लोहा इस फॉर्म में, इस ताले में घुसाया जाएगा और इसका आकार ले लेगा। समझ में आई बात। तो उस चाबी वाले के पास अलग अलग साइज के लोहे होते हैं जिसे हम लोग बी वर्ब मान सकते हैं, और वही बी वर्ब अलग अलग तालों में लग के और उसका क्या कर लेता है, मेन वर्ब का रूप ले लेता है। और वो जो V3 होता है एक्चुअल में वो ओरिजिनल वाली चाबी होती है जो कि गुम हो गई होती है। समझ में आई बात। इसीलिए हम लोग B प्लस V3 को कहते हैं कि B प्लस V3 में जब पैसिव होता है तो ये मेन वर्ब का काम करता है और ये एक्शन बताता है। बीइंग प्लेड, जैसे प्लेइंग खेल रहा है और बीइंग प्लेड खेला जा रहा है। टीचिंग पढ़ा रहा है, बीइंग टॉट पढ़ाया जा रहा है। सोल्ड बेच दिया है और बीइंग सोल्ड बिक गया है। समझ में आई बात। तो जब कोई व्यक्ति एक्शन करता है तो डायरेक्टली वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब एक्शन होता है तो पहले बी वर्ब और तब उसके बाद हम लोग उस मेन वर्ब को V3 में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो काफी आसानी से हम लोग किसी भी टाइप के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल लेंगे। 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। फिर आगे के क्लासेस में कुछ स्पेशल टाइप्स लाइक इंपेरेटिव्स, इंटरोगेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और आप लोगों को मैंने एक बात बताया, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो शुरुआत में, कि जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ भी हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, वो अंदर हो चाहे बाहर हो, जहां होता है वहीं पे लिख दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। I have helped him. I have helped him. अब जरा गौर करिए, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ना। चलिए अब अगर हम लोग इसको यहां लेके आते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे इसको, ही। अब बताइए आई के अनुसार तो हैव था ना, लेकिन इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, हैज। मेन वर्ब का ये कौन सा रूप है, थर्ड फॉर्म। अकेले आएगा, देखिए ईडी वाले वर्ब को खासियत जान लीजिए, अगर ये अकेले आएगा तो V2 कहलाएगा पास्ट फॉर्म, और हैव हैज हैड के साथ आएगा तो V3 कहलाएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए तो ये V3 हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पहले लगाएंगे बीन, और ये ऑलरेडी V3 में ही है, और आई जब यहां चला आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई मी। अब आप जरा गौर करिए कि अगर सेंटेंस में मैंने कुछ जोड़ दिया होता, जैसे आई हैव नेवर हेल्प्ड हिम, मैंने यहां पे नेवर लगाया होता तो ये जहां था वहीं पे उतर जाता। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में था, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां है, मेन वर्ब यहां है, हम लोग उसी की जगह उतार देते। ठीक है, आई हैव नेवर हेल्प्ड हिम विथ मनी, तो विथ मनी जहां पे रहता है वहीं पे उतर जाता। समझ में आई बात। तो अतिरिक्त शब्द जहां लिखे जाते हैं वहीं के वहीं उतार दिए जाते हैं। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मैं यहां नेवर हटा के क्या लगा देता, ऑलवेज। तो ये कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, क्योंकि अब जो मेन वर्ब है वो कौन है, बीन। पहले मेन वर्ब कौन था, हेल्प्ड, अब मेन वर्ब कौन है, बीन। समझ में आई बात। जब अगर हम लोग टेंस की बात अगर इसमें करते तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम लोग इसके थ्रू टेंस पहचानते, इसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। कुछ लोग इसको, कुछ टीचर्स या कुछ किताबें इसको कपल वर्ब भी कहते हैं। कपल वर्ब मतलब दो वर्ब एक साथ आते हैं, B प्लस V3 को लोग कपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो उतना ज्यादा आपको सोचना नहीं। जब आपको चेंज करना है तो वो वर्ब कहा क्या जाता है, डजंट मैटर। मैटर केवल ये करता है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव बदलते समय हमें करना क्या है। चलिए, ये तो आपने एक एग्जाम्पल लिया। अगर मैं आई हैव हेल्प्ड हिम की जगह, ध्यान से देखना सेंटेंस को, मैंने लिखा होता आई हैव टू हेल्प हिम। अब जरा गौर करिए, आपका सब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब वही है, जो वर्ब है जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। अभी यहां पे हेल्प था, अभी क्या हो गया, टू हेल्प।
अब क्या करेंगे, तो काम तो वही करेंगे, हिम उठा के शुरू में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ही, इसको उतारेंगे नीचे तो ये अगेन हो जाएगा हैज, ये इधर जाएगा तो ये अगेन हो जाएगा बाई मी, लेकिन ये 2 + V1 का क्या करेंगे, तो 2 + V1 है ये, तो आपका जो चेंज होगा तो ये हो जाएगा टू बी, और ये आपकी खोई हुई चाबी हेल्प्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां किसी ना टेंस का नाम लिया ना किसी टेंस की चर्चा की, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं उतार देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब आपका जिस फॉर्म में होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है। एक सवाल आप लोगों के लिए, आई एम हेल्पिंग हिम, तो क्या करेंगे हम लोग, हिम को उठा के वहां से शुरू में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, एम नीचे उतरेगा तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ इज, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, B4, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बीइंग हेल्प्ड, और ये आ जाएगा बाई मी। अब एक चीज आपको और मैं बता दूं यहीं पे लगे हाथ, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल छोड़ दिया जाए तो निगेटिव बनाने के लिए सबको लगभग हम यही नॉट लगाते हैं, आई हैव नॉट टू हेल्प हिम, इसको आप चाहते तो डोंट हैव से भी बना सकते हैं, वो मैटर नहीं करता इसमें, लेकिन आपको नेगेटिव बनाना हुआ तो नॉट कहां लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर आप इसको पैसिव में भी बदलते हैं तो नॉट वही लगता है जहां पे पहले से लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पे क्या लगेगा, एम के बाद नॉट लगेगा, यहां पे इसके बाद नॉट लगेगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग बहुत बेसिक काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं, तो जब हमारा सेंटेंस अगर सपोज करिए ये एम बाहर होता तो ये इज बाहर होता, अगर यहां एक WH वर्ड होता तो वो WH वर्ड यहां होता, आई एम हेल्पिंग हिम, तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहां नहीं लिख के क्या लिख देता, एम आई हेल्पिंग हिम, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता तो आप एम को उठा के अंदर लेके आइए और बनाने के बाद जो मिले उसको वापस कर दीजिए, और नहीं तो ये जो आपने एम अंदर से बाहर किया है इज को भी अंदर से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं सेंटेंस को असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करने के, वो स्टेप हम लोग यहां पे भी फॉलो करेंगे, उसका एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो नेचर ऑफ सेंटेंस है कि आपका सेंटेंस अगर असर्टिव है तो आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, दैट्स इट। मैं आप लोगों को अगले क्लास में इंटरोगेटिव के बारे में बताऊंगा, इंटरोगेटिव में कुछ स्पेशल चीजें हैं लाइक हु, हुम और व्हाट पे, वो आपको सीखना जरूरी है, हाउ मच हाउ मैनी पर सीखना जरूरी है, तो मैं टाइप वाइज आप लोगों को अब आगे आगे बताता चलूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।